ये बात हम सब जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जबकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। और आप अपने दुश्मन को घर बुलाना तो दूर, उसे अपने घर के आसपास भी फटकने नहीं देना चाहते। लेकिन भारत शायद अकेला ऐसा देश होगा जहां कुछ लोग राजनीति और अपनी विचारधारा की खातिर देश के शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेते हैं और उनके जश्न में भी शामिल हो जाते हैं, चाहे इससे उनका देश कमजोर ही क्यों ना हो जाए। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश आपके सामने करेंगे जिनके लिए देशभक्ति से बड़ी दुश्मन की विचारधारा है। इसी महीने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। चीन चाहे तो अपने देश में इसका जश्न मनाए, पार्टी करे, लेकिन भारत चीन के इस जश्न का हिस्सा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान चीन ने हमारी सीमा पर जो कुछ किया है उसे भारत कभी भुला नहीं सकता। फिर भी भारत के ही कुछ लोग 2 दिन पहले चीन के इसी जश्न में शामिल हुए हैं। जिस जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न था और चीन ने अपने देश में शानदार आयोजन किया था इसे मनाने के लिए, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होने के लिए। खास बात यह है कि भारत की तरफ से और भारत की सरकार की तरफ से चीन को इसकी कोई बधाई नहीं दी गई, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इसकी कोई बधाई नहीं दी गई, ना ही चीन की सरकार को इसके बारे में भारत की तरफ से कोई भी बधाई संदेश भेजा गया। अगर हमारे संबंध चीन से सामान्य रहे होते तो भारत की तरफ से बधाई संदेश जरूर जाता। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति के जन्मदिन पर भी भारत के प्रधानमंत्री अब उन्हें अपनी शुभकामनाएं नहीं भेजते हैं, ना पिछले साल भेजी ना इस साल भेजी। इसका मतलब यह है कि चीन के साथ हमारी बातचीत बंद है और चीन को हम अपना दुश्मन देश मानते हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जो चीन को आज भी अपना मित्र मानते हैं। अब आप कह सकते हैं कि एक तरफ तो बॉर्डर पर चीन से युद्ध की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ देश के ही कुछ लोगों की चीन के साथ पार्टी चल रही है, दोस्तियां चल रही हैं। इसी मंगलवार को भारत में चीन के दूतावास ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिस पर डिजिटली सबको अपने साथ जोड़ा गया और इसकी मेजबानी खुद भारत में चीन के राजदूत कर रहे थे। लेकिन इसकी बाकी की गेस्ट लिस्ट अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि इस ऑनलाइन सेमिनार में कौन कौन शामिल हुआ भारत की तरफ से। इसमें भारत की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के महासचिव डी राजा, डीएमके के सांसद एस सेंथिल कुमार और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सबसे बड़े नेता जी देवराजन शामिल हुए। उन सब की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं और ये उसी ऑनलाइन सेमिनार की तस्वीरें हैं जब ये उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। और चीन के राजदूत भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ हमारे देश के बाकी के वामपंथी नेता और डीएमके के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। इस सेमिनार का जो शीर्षक था, जो थीम था, वो था शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑन पार्टी बिल्डिंग, प्रोमोटिंग एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन, यानी किसी पार्टी के संगठन को संगठित करने के अनुभवों को बांटना और विचारधारा के आदान प्रदान को आगे बढ़ाना। यानी हमारे देश के जो ये नेता हैं, ये शायद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ये सीख रहे हैं कि किसी संगठन को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये तमाम नेता इस सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए क्यों गए थे और जब उन्हें आमंत्रण दिया गया होगा तो उन्होंने इसे स्वीकार क्यों किया। ये क्यों नहीं कह दिया कि इस समय हम चीन के साथ कोई बातचीत नहीं कर सकते। चीन के राजदूत ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने भाषण के दौरान लद्दाख और गलवान पर अपने देश का पक्ष रखा और कहा कि पूरी दुनिया को यह पता है कि वहां किसने सही किया और किसने गलत। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के राजदूत जब ये इतना बड़ा झूठ कह रहे थे, जब वो अपने देश का पक्ष ले रहे थे, जब ये कह रहे थे कि चीन सही है और भारत गलत, तब भारत में पैदा हुए, भारत के ही संसद में चुने गए ये सारे नेता चुपचाप बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और ये कह लीजिए कि तालियां बजा रहे थे।
इन्होंने एक बार भी चीन के राजदूत को यह नहीं कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप अपनी भाषा को सही कीजिए, आप अपनी विचारधारा को सही कीजिए और आप कम से कम हमारे सामने ये बात नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले नेता हमारे ही देश के नागरिक हैं और हमारे ही देश की जनता ने इन्हें चुनकर कभी ना कभी भारत की संसद में भी भेजा है और आज भी जहां ये रहते हैं, जो काम करते हैं, इसमें भी भारत के टैक्स पेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन नेताओं को इस समय भारत के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन ये लोग लद्दाख पर चुपचाप चीन के राजदूत का लेक्चर सुनते रहे, एक बार भी उन्हें रोका नहीं। हैरानी की बात यह है कि बात बात पर ट्वीट करने वाले इन नेताओं ने अपनी इस मीटिंग की जानकारी सोशल मीडिया पर किसी को नहीं दी, लेकिन जब पोल खुल गई तो कहने लगे कि इसमें हमने गलत क्या किया है। सही बात है, ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहां लोगों को आज़ादी है कुछ भी बात करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है और ये लोग भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि ये किसी भी ऑनलाइन सेमिनार में जा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। सही बात है। चीन के दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए यह लिखा है कि इन नेताओं ने न सिर्फ 100 वर्ष पूरे होने पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बधाई दी है, बल्कि चीन की सरकार की उपलब्धियों की तारीफ भी की है और कहा है कि चीन में वहां के लोगों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार काम कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि इन सब नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ की है, चीन की सरकार की तारीफ की और यह कहा है कि वहां की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लोगों के हितों का बहुत ध्यान रख रही है, अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रही है। लेकिन इन लोगों ने चीन के राजदूत से एक बार भी ये नहीं पूछा कि वो कौन सी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, कौन से काम की बात कर रहे हैं। चीन में आज़ादी कहाँ है? चीन में आम लोगों के पास क्या आज़ादी है? चीन में मीडिया के पास क्या आज़ादी है? चीन में असहनशीलता बढ़ क्यों रही है? जो ये सारे लोग, अगर आपको याद होगा, अपने देश में यही मुद्दा उठाते हैं। ये वही लोग हैं, अपने देश में ये कहते हैं असहनशीलता बढ़ रही है, अपने देश में कहते हैं सांप्रदायिकता बढ़ रही है, अपने देश में कहते हैं हमारे देश का मीडिया बिक चुका है, हमारे देश का जो मीडिया है उसे बोलने की भी आज़ादी नहीं है। अपने देश में ये हर सवाल पूछते हैं, अपने देश में सोशल मीडिया पर बात बात पर ट्वीट करते हैं, अपनी सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन चीन के मामले में इन्होंने एक बार भी चीन के राजदूत से यह नहीं पूछा कि भाई आपके देश में लोकतंत्र क्यों नहीं है, आप अपने देश में लोकतंत्र कब ला रहे हैं, आप अपने लोगों को कुछ भी कहने की आज़ादी कब देने वाले हैं, आपके यहाँ सोशल मीडिया पर लोग अपनी मन की बात लिख क्यों नहीं पा रहे हैं। एक बार इन्होंने नहीं पूछा। क्या हांगकांग की आज़ादी छीनना एक उपलब्धि है? क्या तिब्बत का दमन करना चीन की उपलब्धि है? क्या ताइवान को युद्ध की धमकियां देना चीन की उपलब्धि है? या फिर वहां वीगर मुसलमानों का नरसंहार करना क्या चीन की उपलब्धि है? ये सवाल पूछने की बजाय हमारे देश के ये बड़े बड़े नेता, जिनके नाम आप हर रोज अखबारों में सुनते हैं, जिनको आप हर रोज टीवी पर देखते हैं, जो कभी ना कभी भारत की संसद में भी रह चुके हैं, कुछ लोग तो अब भी हैं, ये सारे लोग चुपचाप चीन के इस सरकारी लेक्चर को सुनते रहे, उस पर तालियां बजाते रहे, मुस्कुराते रहे और उसे अपना समर्थन देते रहे। ये लोग इसलिए कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हमारे यहां कभी भी इस पर एक राय बन ही नहीं पाती कि हमारे देश का दुश्मन कौन है और हमारे देश का दोस्त कौन है। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध लड़ा, 71 में लड़ा, फिर 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान जब मौका मिलता है हमें कोई ना कोई जख्म देता रहता है। लेकिन जब हम युद्ध लड़ रहे थे, इन तीनों युद्ध के दौरान भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं हो पाया और भारत के ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बचाव में लगे रहे या उससे संबंध सुधारने की वकालत करते रहे, सरकारों को दोष देते रहे, सरकारी नीतियों को दोष देते रहे। और आज भी बहुत सारे भारत के बुद्धिजीवी ऐसे हैं, पत्रकार ऐसे हैं, फिल्म स्टार्स ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान जाने के लिए बेताब रहते हैं। ये लोग पाकिस्तान से लौटकर कहते हैं उन्हें वहां बहुत प्यार मिला और पाकिस्तान के लोग भी हमारे देश के लोग जैसे ही हैं। बिल्कुल होंगे, लेकिन ये उदाहरण इसलिए आपको दे रहे हैं कि सारी दुनिया जानती है कि अब पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश है और 70 साल से हम ये बात जानते हैं। पाकिस्तान की वजह से इस देश के 2 टुकड़े हुए 1947 में। फिर भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो आज भी पाकिस्तान को दुश्मन मानने के लिए तैयार नहीं है और अगर आज भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो जाए तो ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे।
इसी तरह चीन के मसले पर भी भारत कभी भी एक नहीं हो पाया। भारत की सेना आज भी सीमा पर चीन की सेना के सामने तैनात है। हर रोज वहां कोई ना कोई घटना होती रहती है। हमारे 20 सैनिक गलवान में एक ही रात में शहीद हो गए। भारत सरकार ने चीन के मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया। चीन की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत आने से रोक दिया गया। चीन की किसी भी कंपनी को भारत में सरकारी टेंडर्स में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। भारत सरकार ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 वर्ष पूरे होने पर भी बधाई नहीं दी। लेकिन भारत के वामपंथी चीन के इस जश्न में मगन है। यानी इन लोगों ने देश के दुश्मनों को अपना दोस्त मान लिया है। तो फिर आप सोचिए अब इन्हें क्या माना जाए, क्योंकि दुश्मन का दोस्त तो दुश्मन ही होता है। और जब हम ये कहते हैं कि ये भी दुश्मन है तो इन्हें हमारी बात बड़ी चुभती है, बहुत बुरी लगती है। कुल मिलाकर बात बिल्कुल साफ है कि भारत के दुश्मन सीमाओं के उस पार ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के अंदर भी बैठे हैं। हालांकि सेमिनार के बाद सीपीआई के नेता डी राजा ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था, वो इसमें शामिल हुए, इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे होना एक बहुत बड़ा अवसर है और वो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। That party has completed or is completing its 100 years. It is not a small thing for a political party. So they are celebrating and they want others also to join in the celebration. And we took that opportunity to convey our good wishes, greetings for their success in the future in building socialism with the Chinese characteristics in order to take their country forward as they claim to a moderately prosperous nation. We conveyed our greetings and good wishes, that's all. असल में हमारे देश के वामपंथी लोगों ने और हमारे देश के विपक्षी लोगों ने अब अपनी एक नई पॉलिसी बना ली है और वो पॉलिसी ये है कि सरकार जो भी करेगी हमें उसका विरोध करना है। अगर सरकार चीन से बातचीत बंद कर रही है तो हमें चीन से बातचीत शुरू कर देनी है। अगर सरकार पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर रही तो हमें पाकिस्तान का समर्थन करना है। अगर सरकार कोरोना की वैक्सीन बना रही है तो हमें उस वैक्सीन का विरोध करना है। अगर सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कुछ नई रणनीति बना रही है तो हमें उस रणनीति का विरोध करना है। यानी अब इन्होंने ये समझ लिया है कि सरकार का विरोध हर कीमत पर करना है, चाहे उससे हमारे देश का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में और नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के चक्कर में ये लोग ये भूल जाते हैं कि मोदी की आलोचना करते करते अब ये देश विरोधी काम करने लगे हैं। अब ये देश की आलोचना भी करने लगे हैं। अब ये अपने ही देश को भी कमजोर बनाने लगे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर भारत कमजोर हो रहा है तो नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर हमने भारत को जख्म दिया तो मतलब नरेंद्र मोदी को जख्म दे दिया। ये गलतफहमी में ये लोग जी रहे हैं और इन्होंने भारत और नरेंद्र मोदी को एक ही मान लिया है और अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए ये इतने बंध चुके हैं कि ये देश के दुश्मनों को अपना दोस्त कहने लगे हैं और देश के दोस्तों को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है कि जो विचारधारा देश के साथ नहीं है उस विचारधारा को मानने वाले नेता हमारे देश में चुनाव भी जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, सरकारी जमीन पर उन पॉलिटिकल पार्टियों को दफ्तर दिए जाते हैं, इन्हें सरकारी मकान दिए जाते हैं रहने के लिए और इसी देश की जनता इनकी पार्टी को वोट भी दे देती है और ये लोग उसी वोट के आधार पर कभी संसद में पहुंच जाते हैं और कभी विधानसभाओं में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब इस विचारधारा के लोग संसद में पहुंचते होंगे, विधानसभा में पहुंचते होंगे, मंत्री बनते होंगे, सरकार बनाते होंगे, तो वो फिर उसके बाद सत्ता में पहुंचने के बाद क्या करते होंगे ये भी अंदाजा लगाइए, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। केरल में आज भी वामपंथियों की सरकार है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज भी लेफ्ट का बहुत प्रभाव है। त्रिपुरा जैसे राज्यों में वर्षों तक लेफ्ट की सरकार रही और तमिलनाडु में इस समय जो सरकार है उसकी विचारधारा के केंद्र में भी वामपंथ है, यानी डीएमके। और जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, चीनी कार्यक्रम की, उसमें डीएमके के एक सांसद ने भी हिस्सा लिया है और डीएमके की सरकार तमिलनाडु में है। अब आप सोच लीजिए कि इस विचारधारा के लोग जब हमारे देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें चला रहे हैं,
या जब केंद्र में गठबंधन की सरकार चलाते थे और केंद्र में ये शामिल थे, केंद्र सरकार में, तब ये क्या करते होंगे। इसीलिए आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो चीन के साथ कितने सारे समझौते हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी चीन के साथ, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तब समझौता किया था। और आपको याद होगा यही वजह है कि राहुल गांधी चीन के राजदूत से भी मिलने जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिलने के लिए चीन तक चले जाते हैं। यही वजह है कि जब बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक टकराते हैं तो ये लोग कभी भी खुलकर चीन का विरोध नहीं करते। आज आप फिर से एक बार सोचकर देखिए, जब गलवान में हमारे दोनों देशों के सैनिक टकराए, चीन के सैनिक और हमारे देश के सैनिक, आपको ये तस्वीरें याद होंगी गलवान की, इसमें हमारे भी 20 जवान शहीद हुए थे। अब आप एक बार अपनी याददाश्त पर जोर डालकर ये देखिए कि भारत के विपक्षी दलों के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों या फिर वामपंथी नेता हों, इन्होंने गलवान के समय में भी क्या एक बार भी चीन की आलोचना की? क्या एक बार भी चीन के राष्ट्रपति के लिए कुछ भी कहा? इन्होंने चीन की एक बार भी, आप बयान उठाकर देख लीजिए, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो मिलेगा वो ये कि गलवान के मौके पर भी सिर्फ भारत सरकार से सवाल पूछे गए, भारत की आलोचना की गई, सेना के दावों पर शक जाहिर किया गया और कहा गया कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। देख लीजिए, ये कुछ बयान आपकी स्क्रीन पर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट सीपीएम ने क्या बयान किया था उस समय, ये आपकी स्क्रीन पर है। ये 2020 का बयान है। इसके अलावा बाकी के भी जो बयान इन्होंने दिए वो सब आपकी स्क्रीन पर है। एक बयान में भी इन्होंने चीन से ये नहीं पूछा कि चीन भारत की सीमा में क्यों घुस आया। बस ये यही कहते रहे कि हमारी सेना क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सेना ने उन्हें अंदर घुसने कैसे दिया, ये तो पूछ रहे हैं। लेकिन चीन से एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप सीमा के पार क्या कर रहे हो। देश के खिलाफ जाना और देश के दुश्मनों का साथ देना वामपंथियों की पुरानी आदत है। इसलिए अब आप देश विरोधी कम्युनिज्म की क्रोनोलॉजी को समझिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1920 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुई थी। तब उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जहां कम्युनिस्ट शासन था, और इसीलिए इन लोगों ने भारत के बाहर जाकर सोवियत संघ की मदद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इसलिए यह समझिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी भारत में नहीं, ताशकंद में जाकर हुई। इसके बाद इनका असली चेहरा दुनिया ने देखा 1942 में, जब हम गुलाम थे, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। तो यह समझ लीजिए, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन देने से सीपीआई ने इनकार कर दिया था, महात्मा गांधी को समर्थन नहीं दिया। तर्क यह दिया कि उस समय ब्रिटेन और सोवियत संघ मिलकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर की सेनाओं से लड़ रहे थे और इनके तार, जैसा हमने आपको बताया, सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। अब सोवियत संघ ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर लड़ रही है और ब्रिटेन की सेना के खिलाफ ये लोग कैसे जा सकते हैं, ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। इसलिए उस समय वामपंथियों का मानना था कि ब्रिटेन की ताकत को कमजोर नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही भारत वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम ऐसे ही क्यों ना बना रहे। तो इन्हें गुलामी मंजूर थी उस समय 1942 में, लेकिन इन्हें उस समय यह मंजूर नहीं था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ जाएं। इसी दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, तो इसी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मुखपत्र पीपल्स वॉर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपशब्द लिखे थे। अपशब्द तो एक हल्का शब्द है, ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जो हम यहां नेशनल टेलीविजन पर आपको बता नहीं सकते। उस भाषा का प्रयोग किया गया था। इसलिए आप यह मत समझिए कि हमने अपशब्द कह दिया। अपशब्द तो हम बहुत हल्का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कुछ लिखा गया था। और इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साम्राज्यवादी ताकतों का मोहरा बताया था। इस मुखपत्र में नेताजी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल वामपंथियों ने किया, वो आज हम आपको पढ़कर यहां सुना नहीं सकते। वामपंथियों की साजिशों के बावजूद भारत आजाद हो गया 1947 में। वामपंथी ये चाहते नहीं थे, लेकिन आजादी के बाद भी इन लोगों ने अपने देश का साथ कभी नहीं दिया। वर्ष 1959 में जब भारत की तत्कालीन सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि लद्दाख के आसपास
चीन भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है, तो चीन का विरोध करने के बजाय इन्हीं वामपंथियों ने चुप्पी साध ली और यहां तक कि उस दौरान वामपंथी पार्टियों ने कुछ ऐसे बयान भी जारी किए जो चीन के हित में तो थे, लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए वो खतरा थे। यानी उस समय भी चीन के पक्ष में बयान देते रहे और भारत के खिलाफ रहे। यहां तक कि 60 वर्ष पहले जब चीन की सेना ने तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया, तब भी हमारे देश के वामपंथियों ने चीन का साथ दिया था और कहा था कि चीन तिब्बत के लोगों को अंधकार से बाहर निकालने का काम कर रहा है। पूरा समर्थन चीन को दिया। इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया था कि तिब्बत में जो लोग चीन का विरोध कर रहे हैं वो सामंती विचारधारा के हैं और इनमें दलाई लामा भी शामिल हैं। यानी ये वो पार्टी है सीपीआई जिसने दलाई लामा का भी विरोध कर दिया था। ये दलाई लामा के साथ भी नहीं थी। यहां तक भी सब ठीक था, लेकिन जब वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला बोल दिया, तब भी कई वामपंथी नेताओं ने भारत की जगह चीन का साथ दिया, क्योंकि उनकी विचारधारा चीन के साथ जुड़ी हुई थी, वामपंथ की विचारधारा। यहां तक कि जो वामपंथी भारत के सैनिकों के लिए तब अपना खून देना चाहते थे या पैसे से भारतीय सेना की मदद करना चाहते थे, उन्हें भी इस पार्टी ने ऐसा करने से रोक दिया। जब कुछ बड़े वामपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया तो पार्टी में उनका पद घटाकर उन्हें सजा दी गई। इतना ही नहीं, उस समय कई वामपंथी नेता चीन के समर्थन में हमारे देश में रैलियां तक कर रहे थे, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे थे। 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई चीन का इस तरह से समर्थन कर रही थी कि तत्कालीन सरकार को इस पार्टी के कुछ नेताओं को जेल में डालना पड़ा। इस युद्ध के बाद सीपीआई टूट गई और फिर सीपीआई-एम का गठन हुआ, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर इस पार्टी में भी एक राय नहीं थी। दी रेड रेबल इन इंडिया नामक एक पुस्तक में इस बात का जिक्र है कि 1 जनवरी 1965 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने एक रेडियो कार्यक्रम में कहा था कि सीपीआई-एम का गठन बीजिंग के निर्देश पर हुआ है ताकि देश में अस्थिरता फैलाई जा सके और एशिया पर चीन का प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। भारत के गृह मंत्री इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, सोचिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 1965 में जनवरी के महीने में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन इन सब के बीच भी भारत के वामपंथी भारत के दुश्मन का साथ देने की ही तैयारी कर रहे थे। सीपीएम यह दावा करती थी कि वो सीपीआई से ज्यादा वामपंथी है, कट्टर वामपंथी है, लेकिन सीपीएम के गठन के 3 साल बाद ही सीपीआई-एम टूट गई और चारू मजूमदार ने सीपीआई-एमएल का गठन किया। अगर आप इसके पीछे का तर्क सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तर्क ये था कि सीपीआई-एम भी अब उतनी वामपंथी नहीं रही जितनी होनी चाहिए। चारू मजूमदार चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में माओ त्से तुंग के लॉन्ग मार्च की तर्ज पर एक आंदोलन शुरू किया जाए। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1934 से 36 के बीच लॉन्ग मार्च आंदोलन के दौरान चीन के कई जमींदारों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनकी जमीन ले ली गई थी। ऐसा ही खून खराबा चारू मजूमदार भारत में करवाना चाहते थे। इसके बाद भारत में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई और दशकों तक हजारों लाखों लोगों का खून बहता रहा और आज भी बह रहा है, और यह आंदोलन भी इन्हीं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, वहीं से अपनी प्रेरणा लेता है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि चारू मजूमदार और उनके समर्थकों ने उनसे एक बार कहा था कि हम माओ के अनुयायी हैं और चीन का चेयरमैन ही हमारा भी चेयरमैन है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना माओ त्से तुंग ने की थी और वही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय चेयरमैन थे और हमारे वामपंथी भी उन्हें ही अपना नेता मानते थे। 1970 में पश्चिम बंगाल की दीवारों पर माओ त्से तुंग के पोस्टर्स लगाए जाते थे जिनमें यही बात लिखी होती थी कि चीन का चेयरमैन ही हमारा चेयरमैन है। ये पुराने पोस्टर्स आज आपको कुछ दिखा रहे हैं, इसमें यही लिखा है, बंगाली भाषा में लिखा है। और ऐसा ही एक पोस्टर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप में से जिन लोगों को बंगाली पढ़नी आती है वो इन शब्दों में छिपी खतरनाक विचारधारा को आसानी से समझ सकते हैं। वर्ष 2017 में जब डोकलाम में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, तब भी सीपीएम ने खुलकर चीन का समर्थन किया था और अपने मुखपत्र में लिखा था कि इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की अमेरिका से नजदीकी जिम्मेदार है, चीन जिम्मेदार नहीं है। इसमें यह भी लिखा कि भारत दलाई लामा को जो समर्थन दे रहा है उससे भी चीन गुस्से में है। यहां भी भारत की ही गलती बताई
और इसी मुखपत्र में यह भी लिखा था कि भारत को भूटान के मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और भूटान को चीन के साथ अपनी सीमा का विवाद खुद सुलझाने देना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले वामपंथी नेताओं का कहना है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के नेता भी अक्सर ऐसा करते हैं। इन नेताओं का यह भी तर्क है कि वो भारत और चीन के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन नेताओं का पक्ष है, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अब हम इन्हें अमेरिका की एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी का उदाहरण देना चाहते हैं, जिससे ये स्पष्ट होगा कि जब बात देश की आती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और ये उदाहरण आज आपको सब कुछ समझा देगा। अमेरिका का एक मशहूर आइसक्रीम ब्रांड है और इसका नाम है बेन एंड जेरीज। आपने शायद इसका नाम सुना भी होगा। ये बहुत बड़ी कंपनी है जो आइसक्रीम बनाती है और दुनिया भर में बेचती है। कुछ दिन पहले इस कंपनी ने यह फैसला किया कि वो वर्ष 2023 की शुरुआत से फिलिस्तीन के उन इलाकों में अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेगी जहां अब इजराइल के लोग रहते हैं। इस कंपनी का कहना है कि इजराइल ने इन इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। यानी ये कंपनी ये कहती है कि इजराइल ने जिन इलाकों पर जबरदस्ती कब्जा किया है, जो विवादित क्षेत्र हैं, अब ये अपनी आइसक्रीम वहां नहीं बेचेगी। ये किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा लिया गया एक बड़ा अजीब सा फैसला है और हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसे और फैसले देखने और सुनने को मिले। इसके बाद इजराइल की सरकार और वहां के लोगों ने इजराइल तो क्या पूरी दुनिया में इस आइसक्रीम का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया। इजराइल ही नहीं, पूरी दुनिया में वो लोग जहां जहां भी रहते हैं, उन्होंने कहा अब हम इस आइसक्रीम का बहिष्कार करेंगे, हम कभी नहीं खाएंगे ये आइसक्रीम। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने अमेरिका के उन 35 राज्यों के गवर्नर्स को एक 35 पन्नों की चिट्ठी लिखी जहां इजराइल के बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाए गए हैं। यानी इजराइल और वहां के लोग उनके देश का विरोध करने वाली एक कंपनी के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। लेकिन क्या आप इसकी कल्पना भारत में 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं? भविष्य में अगर यही कंपनी अगर उदाहरण के लिए यह कह दे कि वो ये मानती है कि भारत ने कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और ये कश्मीर में अब अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेगी, सोचिए। हालांकि ये पूरा उदाहरण सिर्फ काल्पनिक है, पर मान लीजिए अगर ये कहती है कि अब मैं कश्मीर में हम अपनी आइसक्रीम नहीं बेचेंगे क्योंकि हम भारत की कश्मीर नीति से सहमत नहीं है, तो क्या भारत के लोग और भारत के तमाम नेता एक साथ खड़े होकर इस आइसक्रीम ब्रांड का विरोध करेंगे? हमें लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि कुछ लोग हमारे ही देश के ऐसे आएंगे जो शायद ये आइसक्रीम खाने के लिए बेताब हो उठेंगे और शायद इस कंपनी को ही सही बताने लगेंगे, इस कंपनी का समर्थन करेंगे, इस कंपनी की आइसक्रीम के साथ अपनी फोटो सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालने लगेंगे। बस यही फर्क है भारत में और इजराइल जैसे देशों में। भारत को एक देश के तौर पर यह बात कमजोर करती है और इसी वजह से भारत के दुश्मन के दोस्त देश के अंदर बैठकर ही देश को खोखला करते हैं। कोई भी देश सीमा पार बैठे दुश्मन से तो लड़ सकता है, लेकिन अपनी ही सीमा में बैठे दुश्मनों से लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस समय भारत के सामने ये दोनों चुनौतियां हैं, यानी देश की सीमा के बाहर भी दुश्मन है और सीमा के अंदर भी दुश्मन बैठे हुए हैं जो खुलेआम लोकतंत्र के नाम पर इस देश को ही कमजोर कर रहे हैं और इस देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.